हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम समसामयिक कलाकारों को पढ़ रहे हैं जिनका जिनका नाम सिलेबस में दिया हुआ है। आज इसी कड़ी में हम एम.एफ. हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। आइए देखते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब हुआ था। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में हुई। जन्म इनका 1915 ईस्वी में, मृत्यु 2011 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान अगर देखें तो जन्म स्थान इनका महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पहरपुर नामक जगह पर हुआ था। आपके एग्ज़ाम में हो सकता पहरपुर ना देकर सिर्फ सोलापुर दे दे या फिर सिर्फ महाराष्ट्र दे दे, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पहरपुर में एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की? कला की शिक्षा इन्होंने इंदौर से ग्रहण की, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, इंदौर। इनके कला गुरु कौन थे? कला गुरु यहाँ लिखना मिस हो गया है। इनके कला गुरु थे डी.डी. देवलालीकर। डी.डी. देवलालीकर। देवलालीकर। अगर आपको याद हो, पहले की वीडियोज़ में एक और चित्रकार की कला गुरु के बारे में बताया गया है, जो कि देवलालीकर ही थे। कौन से चित्रकार थे जिनके गुरु का नाम डी.डी. देवलालीकर और था? बिंद्रे। एस.एस. बिंद्रे की कला गुरु का नाम डी.डी. देवलालीकर था। और किसके गुरु का नाम डी.डी. देवलालीकर है? एम.एफ. हुसैन के। अब देखिए यहाँ दिया है बिंद्रे इनके सहपाठी थे। सहपाठी को अगर तोड़कर देखें तो साह का मतलब साथ, पाठी का मतलब पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला। तो इससे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, साथ पढ़ने वाला है तो दोनों की कला गुरु एक ही होंगे। तो एन.एस. बिंद्रे और एम.एफ. हुसैन के कला गुरु एक ही हुए, जिनका नाम क्या था? डी.डी. देवलालीकर। एन.एस. बिंद्रे के कला गुरु का नाम डी.डी. देवलालीकर था और एम.एफ. हुसैन के कला गुरु का नाम डी.डी. देवलालीकर था। अब अगला पॉइंट अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, मृत्यु के समय ये कतर के नागरिक थे। देखिए अपने इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का ये मतलब है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी इंडिया की जो नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त। जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी जो इंडिया की नागरिकता है, इंडियन नागरिकता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब ये मृत्यु के समय, यानी कि पूरा जीवन जो इनका था, मृत्यु के पहले जो इनका जीवन था वो इंडियन नागरिकता में थे। मृत्यु के समय ये नहीं कि ये जब मर रहे थे, इसका मतलब ये है कि जब मृत्यु इनकी हो रही थी उसके पहले ये उस टाइम जो है कतर के नागरिक थे। कतर की राजधानी है दोहा। क्या राजधानी है कतर की? दोहा। हो सकता है कतर ना देके दोहा ही दे दे आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद रखिए इसको भी। मृत्यु के समय ये कतर के नागरिक थे, यानी कि कतर की नागरिकता इन्होंने ग्रहण की थी। अब देखिए अगला पॉइंट है, मृत्यु लंदन के रॉयल क्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हुई थी। लंदन नागरिक थे ये कतर के, लेकिन इनका इलाज कहाँ चल रहा था? लंदन के क्रॉम्पटन हॉस्पिटल में। और यहीं पर का तात्पर्य है वक्रवुड नामक कब्रिस्तान, जो यहीं पर का मतलब है लंदन में। लंदन के वक्रवुड नामक कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया। यहाँ से आपके पास बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे हैं। पहला यही है कि मृत्यु के समय ये कतर के नागरिक थे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ ले कि एम.एफ. हुसैन कहाँ की नागरिकता, किस देश की नागरिकता ग्रहण किए थे? तो कतर की नागरिकता ग्रहण किए थे। मृत्यु के समय ये किस देश की नागरिकता ग्रहण किए थे? तो कतर की ग्रहण किए थे। अगला पॉइंट है कि मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किस हॉस्पिटल में हुई थी? रॉयल क्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हुई थी। और लंदन कहाँ दफनाया गया? लंदन में। और किस कब्रिस्तान का नाम पूछे तो वक्रवुड नामक कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया। अब इनकी कलात्मक विशेषताएँ अगर देखें, 1937 ईस्वी में होर्डिंग या पोस्टर कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी कला की शुरुआत की। शुरुआत में जब इन्होंने कला बनाना शुरू किया था तो ये होर्डिंग की पेंटिंग करते थे। होर्डिंग में प्रिंट किया जाती हैं चीज़ें, या पोस्टर बनाते थे शुरुआत में 1937 ईस्वी में। अब 1946 में क्या करना शुरू किया? 1946 में आगे चलकर जल रंग माध्यम में ये दृश्य चित्रों का भी निर्माण करना शुरू कर देते हैं। 1946 में जल रंग माध्यम में
माध्यम क्या था? जल रंग और दृश्य चित्रों की शुरुआत करते हैं 1946 ईस्वी में। इनकी कला शैली को, एम.एफ. हुसैन की कला शैली को हुसैन शैली कहा गया। हुसैन शैली की विशेषता क्या थी? देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो मटमैले धुंधले रंगों से विशेषकर नारी के मांसल्स देह का चित्रण किया करते थे। इसी शैली को इनके हुसैन शैली नाम दिया गया। इसकी विशेषता थी कि मटमैला कलर और धुंधले कलर में ये विशेषकर नारी के मांसल्स देह का चित्रण करते थे इस शैली में ये। अगला पॉइंट है, इनके चित्रों पर घनवाद व अमूर्त शैली का प्रभाव दिखाई देता। घनवाद व अमूर्त शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, मानव आकृतियों में नारी व पशुओं में घोड़े का चित्रण सर्वाधिक किया। देखिए मानव आकृतियाँ, यानी कि सभी मानव आकृतियाँ बनाते थे, पुरुष की बनाते, बच्चे बूढ़े वृद्ध सबकी बनाते थे। लेकिन अगर देखा जाए कि मानव आकृतियों में ये नारी का सर्वाधिक चित्रण करते थे और पशुओं में घोड़े का सर्वाधिक चित्रण करते थे। मानव आकृतियों में नारी का, पशुओं में घोड़े का चित्रण ये सर्वाधिक करते थे। अब देखिए अगला पॉइंट है, 1948 ईस्वी में 1948 में ये पैग से जुड़े। पैग जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, जो कि मुंबई में स्थित था। उससे ये 1948 में जुड़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए 1950 में। अब देखिए 1948 में ये पैग से जुड़ते हैं। पैग जो कि मुंबई में कलाकारों का एक ग्रुप था, प्रोग्रेसिव कलाकारों का ग्रुप था। अब 1950 में 2 ही साल बाद ये अपने चित्रों की वहीं मुंबई में प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रदर्शनी जहाँ लगाते हैं उस गैलरी का नाम जहांगीर आर्ट गैलरी था। पैग से जुड़ते हैं 48 में, 2 साल बाद मुंबई में ही 1950 ईस्वी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित करते हैं। अब देखिए नीचे अगला पॉइंट है, ये देखिए यहाँ डबल स्टार लगा, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1971 ईस्वी में महाभारत श्रृंखला के 30 चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ रियो डी जनेरो ब्राज़ील में आयोजित की। रियो डी जनेरो जो है ब्राज़ील का एक शहर था, वहाँ पर ये पिकासो के साथ महाभारत चित्र श्रृंखला के 30 चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ कई पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यही है कि महाभारत की चित्र श्रृंखला थी और 1971 में 30 चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट हमें उसको गोला कर दे रहे हैं। 1971 में महाभारत श्रृंखला के 30 चित्रों की पिकासो के साथ रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में आयोजित करते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में शहर का नाम ना देकर ब्राज़ील का नाम पूछ ले। पिकासो के साथ मकबूल फिदा हुसैन ने कहाँ महाभारत के 30 चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की? तो ब्राज़ील में। शहर का नाम भी पता होना चाहिए और देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और किसके साथ? पिकासो के साथ। तभी से इन्हें भारत का पिकासो कहा जाने लगा। तभी से मतलब 1971 से, जब ये महाभारत श्रृंखला के 30 चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ रियो डी जेनेरो में आयोजित करते हैं, उसके बाद से इन्हें भारत का पिकासो कहा जाने लगा। भारत का पिकासो। तभी से का मतलब ये है, इसके पहले जो है यामिनी राय जी को भारत का पिकासो कहा जाता था। इसके पहले का मतलब है 1971 से पहले जो है यामिनी राय जी को भारत का पिकासो कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मकबूल फिदा हुसैन के पहले भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए यामिनी राय को। अगला पॉइंट है, चित्रकारविद इनके कला पर पोस्टर कला का प्रभाव मानते हैं। ये आलोचना है, इनकी आलोचना करते हैं चित्रकारविद। विद का मतलब होता है ज्ञानवान, जानकार या जो चित्र में विशेषज्ञता हासिल किए थे, उन्हीं को चित्रकारविद कहा जा रहा है। चित्रकारविद इनके कला पर पोस्टर कला का प्रभाव मानते हैं। ये आलोचना कर रहे हैं कि इनकी जो कला है वो पोस्टर कला थी। अगला पॉइंट, हुसैन ने मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कविताओं पर कैसे चित्र आधारित थे। तो मुक्तिबोध की जो कविताएं थी उसमें जो भाव था उन कविताओं में, उस पर आधारित चित्र ये बनाते थे। मकबूल फिदा हुसैन जी मुक्तिबोध की कविताओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मकबूल फिदा हुसैन किस कवि की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण करते थे? तो कौन से कवि हैं? मुक्तिबोध हुसैन। इसको रिपीट कर लेते हैं। हुसैन ने मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। अब इनके पुरस्कारों की श्रेणी देख लेते हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं मकबूल फिदा हुसैन जी को। सबसे पहले देखते हैं, केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया इनको। केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा का पुरस्कार। 1966 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया।
1966 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया, 1973 में पद्म भूषण दिया गया, 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया। इनको तीनों पद्म अवार्ड दिए गए। इनकी कला में योगदान को देखते हुए इनकी कला पुरस्कारों में वृद्धि की गई। पहले पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण भी इनको दिया गया। ये पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। 1986 में ये राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1986 में ये राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं। अब इनकी फिल्मों के बारे में अगर देखें, चित्रकारी की बात, ये निर्देशन भी करते हैं फिल्मों का। ये देखिए, इनकी एक फिल्म थी थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर। इस फिल्म के लिए इनको बर्लिन का गोल्डन बियर पुरस्कार दिया। बर्लिन जर्मनी में है, जर्मनी का गोल्डन बियर पुरस्कार इस फिल्म के लिए इनको दिया गया। इसका निर्देशन इन्होंने खुद ही किया था। थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, फिल्म का क्या नाम है? थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर। इसके लिए इन्हें गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया। और ये फिल्म जो है राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। ये फिल्म राजस्थानी शैली में जो जीवन था, बिखरा हुआ था, उस पर आधारित थी। थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर। इनकी दूसरी फिल्म है गजगामनी। अगली फिल्म इनकी है गजगामनी, जिसमें अभिनय जो है माधुरी दीक्षित ने किया था। अगली फिल्म है मीनाक्षी, जिसमें एक्ट्रेस कौन थी? तब्बू थी। पहली फिल्म हो गई थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, अगली है गजगामनी, अगली मीनाक्षी। अब देखिए अगला पॉइंट अगर देखें तो 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। अब इनके प्रमुख चित्रों में अगर देखें तो इनका प्रमुख चित्र है जमीन, लैंप और मकड़ी, दो स्त्रियों का संवाद, नारी के जंघे पर बैठा गिद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है इनका, बहुत यूनिक नेम भी है ये, इसको देखकर ही लग रहा है ये इंपॉर्टेंट होगा। नारी के जंघे पर बैठा गिद्ध, दुपट्टों में 3 औरतें। अब देखिए यहाँ पर ये और स्त्रियों से संबंधित इनका तीनों इंपॉर्टेंट चित्र है, इसलिए एक ही जगह लिख दिए हैं। दो स्त्रियों का संवाद हो गया, नारी के जंघे पर बैठा गिद्ध, दुपट्टे में 3 औरतें। अब अगला चित्र अगर इनका देखें तो रागमाला, रागमाला, नृत्य। अगला रामायण और महाभारत। महाभारत के बारे में आपको पता है, ये पिकासो के साथ जो है इनको रियो डी जेनेरो में अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं पिकासो के साथ। उसी के बाद से इनको भारत का पिकासो कहा जाने लगता है। अगला चित्र है महाभारत, राजस्थान। ये देखिए इतनी जगहों के चित्र इन्होंने बनाए हैं, ये इसलिए एक ही जगह लिखा है। राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, बनारस। राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, बनारस। अगला इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है आपातकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के समय जो दृश्य चारों तरफ थे उसका चित्रण इन्होंने किया है। अब इनके सभी चित्रों में अगर देखें तो मदर टेरेसा का चित्र इन्होंने बनाया, महात्मा गांधी का बनाया, इंदिरा गांधी का बनाया और माधुरी दीक्षित का, सभी इन्होंने तैयार किया। एक बार चित्रों को फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए इनका चित्र हो गया जमीन, अगला है लैंप और मकड़ी। पहला जमीन, लैंप और मकड़ी, दो स्त्रियों का संवाद, नारी के जंघों पर बैठा गिद्ध, दुपट्टों में 3 औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, बनारस, आपातकाल। सभी चित्रों में अगर देखें मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, माधुरी दीक्षित। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।